इलाहाबाद में कायम एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत ने जौनपुर के साबिक मेंबर पार्लियामेंट धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। धनंजय सिंह पर अजीत सिंह के कत्ल समेत कई संगीन किस्म के मुकदमे दर्ज है। खुसूसी अदालत की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी धनंजय सिंह अदालत में पेश नहीं हुए थे। पुलिस ने उनको मफरूर करार देते हुए उन पर 25,000 रुपये का इनाम का ऐलान कर रखा था। धनंजय सिंह आज अदालत में हाजिर हुए तो उनकी जमानतदार ने अपनी जमानत वापस लेने की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत मनसूख करते हुए उनको गिरफ्तार करने और जेल भेजने का हुक्म दिया। सांसद धनंजय सिंह, जिनके खिलाफ 2017 में थाना कोठन जौनपुर में एक मुकदमा धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 332, 353, 427 और धारा 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दर्ज हुआ था। इसमें पूर्व सांसद जमानत पर थे और इनके खिलाफ मामला इलाहाबाद के विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इसी बीच आज पूर्व सांसद ने इलाहाबाद की विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण किया और उनके जमानतदार जो एक थे उनके द्वारा ये कहा गया कि वो अपनी जमानत वापस ले रहे हैं। उनकी जमानत जो है वो वापस लेने के कारण इनको हिरासत में लेकर 1 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। माना ही जा रहा है कि चूंकि लखनऊ के अजीत हत्याकांड में धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, लिहाजा धनंजय सिंह ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद की विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण किया है। आलमदीन फिरंगी महली ने जुमे के खुतबे में जहेज की रस्म के खिलाफ लोगों को खड़े होने की अपील की है और कहा कि जहेज जैसी लानत हमारे समाज का हिस्सा बनती जा रही है, जिसे खत्म करना जरूरी है। उन्होंने अपने खुतबे में अहमदाबाद की आयशा की खुदकुशी का भी जिक्र किया। रिवाज का नाम नहीं है, निकाह किसी कस्टम और ट्रेडिशन का नाम नहीं है, बल्कि इस्लामी शरीयत में निकाह एक मुस्तकिल इबादत है और इबादत को इबादत की तरह ही करना चाहिए। मिसाल के तौर पर निकाह के जरिए से जो रिश्ता कायम होता है, शरीयत की रूह ये है कि वो रिश्ता हमेशा कायम रहे और रिश्ता उसी वक्त अच्छे माहौल में कायम रह सकता है जबकि जो शौहर और बीवी के हुकूक बताए गए हैं उन हुकूक पर शौहर भी उन हुकूक को अदा करे और बीवी भी उन हुकूक का अदा करे। हुकूक और लिबास का मामला ये है कि अगर हमने खुदा न खास्ता किसी बंदे का कोई हक मारा है, किसी बंदे में कोई जुल्म ज्यादती की है, किसी बंदे की कोई हक तलफी की है और हम अल्लाह से माफी मांगते रहें तो अल्लाह हमें उस वक्त तक माफ नहीं करेगा। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि हमने 100 दिन पूरे कर लिए हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसानों का कहना है कि वो तैयार है, आने वाले दिनों के लिए हमारी तैयारी पूरी है। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आइए किसानों से जानते हैं, युवा किसान हमारे साथ हैं, इनसे ही पूछते हैं 100 दिन के बारे में। जब आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे तो आपको उम्मीद थी कि 100 दिन हो जाएंगे इस आंदोलन को? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि 100 दिन पूरे हो जाएंगे। हमने तो सिस्टम से आवाज़ उठाई थी कि सिस्टम सही होना चाहिए और ये लड़ाई हमारी सिस्टम की है। और हम घर से निकले थे कि हमने सोचा था कि हम जैसे अपनी मांग रखेंगे और सरकार ज़रूर हमारी इस मांग को सुनेगी और चेंज हो जाएगा, सारा जो गलत है उसको सही कर देंगे, एमएसपी पे गारंटी दे देंगे। पर ये लंबा ही चलता गया। 11-12 दौर की वार्ता भी हुई, उसमें कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया। 3 काले कानून है। किसान कोई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो लगातार इस आंदोलन में हिस्सा बना हुआ है। कड़ाके की ठंड में डटे रहे और कई किसान हमारे 200-250 किसान शहीद हुए। तो हमें कोई शौक नहीं है ऐसे बेफालतू से ठंड में मरने का, या हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। हम एक अपनी हक के लिए आए कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है तो सरकार को मान लेना चाहिए, इसमें चेंजेस कर देने चाहिए और एमएसपी पे गारंटी दे दें, हमें एक भरोसा दे दें कि कानून बना दें उसमें। गर्मी की क्या तैयारी है? सर्दी में किसान यहाँ पहुंचे थे। देखिए, गर्मी की पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि सामने घर बनाए जा रहे हैं, कोल्हू लाए जा रहे हैं, एसी आ रहे हैं, कूलर आ रहे हैं, पंखे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं हम यहाँ पर कि गर्मी से, क्योंकि आंदोलन ये लंबा चलेगा। अभी आज हमारे 100 दिन हुए हैं,
आने वाले टाइम में हम इसकी डबल सेंचुरी भी मारेंगे। सरकार जब तक कोई समाधान नहीं निकालेगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। किसान यहाँ गाजीपुर मोटर पर मौजूद है और एक दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं कि किसानों ने वहाँ पर छप्पर बनाया है जिसमें कि गर्मी ना लगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में किसान यहाँ पहुँचे थे और अब ऐसे में गर्मी भी आने लगी है और भीषण गर्मी पड़ती है। इस समय हम तस्वीरों में दिखाते, देखिए कूलर भी वहाँ लग गया है। हम आपको इस समय 100 दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं सबसे पहले, और कूलर लगा हुआ है कूलर, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। सर्दी के समय यहाँ किसान पहुँचे थे, तो ऐसे में पल पल गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें बदलती जा रही है। किसानों का आंदोलन बहुत ही लंबा चलने वाला है और ऐसे में तो किसान जो सर्दी में यहाँ पहुँचे थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन बहुत ही लंबा चलेगा। तो इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे और आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। आज कानपुर के फजलगंज पुलिस स्टेशन के इलाके विजयनगर चौराहे पर वाक़ रूपानी चप्पल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। शोरों को देखकर खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी नहीं मालूम हो सकी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फजलगंज थाना क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ पे रूपानी जूते और चप्पल की फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पे जो पुलिस टीम और फायर टेंडर पहुँचे, आग पे लगभग काबू पा लिया गया है। बाकी इसमें टीम लगी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या बताया जा रहा है? अभी कारण जो है वो क्लियर नहीं है। जैसे आग पे काबू पा लिया जाएगा उसके बाद जो जाँच होगी उसमें पता लगेगा कि आग लग। अलीगढ़ के थाना खीर कोतवाली पुलिस ने वारदात से पहले ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए सर्कल ऑफिसर ने बताया कि थाना कोतवाली खेर में डकैती की प्लानिंग करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस और मोबाइल बरामद हुए हैं। उनमें से 2 बदमाश पहले भी जेल जा चुके हैं। खैर में एक अच्छा गुडवर्क हुआ है। आज सवेरे 3 बजे पक्का बाग बाजना रोड पर इन्होंने इंस्पेक्टर खैर प्रवेश कुमार ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस, खोखा कारतूस, छुरे व लगभग 5 मोबाइल जो इन्होंने छत काटकर 3 थाना क्षेत्रों चोरी किए, एसेसरीज का सामान, लीड आदि सामान बरामद हुआ है। इसमें थाना खैर पर डकैती की योजना बनाते हुए का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। यूपीपीसीएस के इम्तहानात में उर्दू और फारसी मजमून को ख़त्म किए जाने पर उर्दू फारसी ज़बान और अदब के माहिरीन ने हैरत और अफसोस का इजहार किया है और इस तरह के फैसलों के खिलाफ एक तहरीक चलाने की लोगों से अपील की है। जामिया में फारसी के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर इराक रजा जैदी ने यूपीपीसीएस के इस ऐलान को हुकूमत की एक साजिश के तहत लिया गया फैसला करार दिया है। गया है कि अभी इन 4-5 साल में बहुत तेज़ी के साथ में मुसलमानों की तादाद जो है बढ़ी है, उर्दू वालों की तादाद बढ़ी है पीसीएस आईएएस में। मेरा ख्याल है उसका नतीजा है कि आज उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि वो आगे ना बढ़े। हमें लड़ना चाहिए इसके लिए, और ख़ासतौर जो सियासी रहबर है हमारे, आज हमारे पास कोई रहबर नहीं है। अगर आप किसी कौम का कल्चर ख़त्म कर देंगे तो कौम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये कौम को ख़त्म करने की बात हो रही है कि हमारा कल्चर हमारे पास नहीं रहेगा, हमारी तहजीब। एक ज़माना था जब शहनाई की धूम थी और शहनाई नवाज बिस्मिल्लाह खान की शोहरत के डंके बजा करते थे। कभी शहनाई का शाहाना अंदाज इस तरह परवान चढ़ा था कि बनारसी नहीं, कानपुर के करीब एक गांव को ही शहनाई नवाजों ने बसा डाला था। मगर टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहनाई की गूंज बंद होने लगी है। कानपुर के इस गांव में लोग शहनाई बजाकर अपने घर वालों का पेट पाला करते थे, मगर मौजूदा दौर के डीजे और डिस्को ने शहनाई की मीठी आवाज़ को खामोश कर दिया है। शहनाई के उस्ताद राशिद अहमद बताते हैं कि आज ये हुनर किसी काम का नहीं है। इस तरह गुजरते वक्त ने शहनाई की मकबूलियत भी ख़त्म कर चुकी है। मजहमन का इतिहास तो हमारे लोगों की शहनाई से यहाँ का नाम रोशन हुआ है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। अपने उत्तर प्रदेश में तो सब मशहूर है ही, मगर और भी प्रांतों में जैसे हम लोगों के बाई चांस प्रोग्राम लग जाते हैं दिल्ली, बम्बई, और मतलब कुल मिला के अपने भारत में हर जगह हम लोगों की पूछ होती थी आज से करीब 2 साल 3 साल पहले। मगर अब
ज़्यादा कहीं से कोई खबर भी नहीं आती है। जी हमारे गुरु तो मेरे पापा ही हैं, उन्हीं को हम देख के सीखे हैं। और गुरु क्या मतलब ये हमारे घर में पुश्तैनी काम चला आ रहा है। शहनाई का बाबा परबाबा सब इसी में है रहे हैं और मेरे पापा भी बजाते हैं तो उन्हीं को देख कर ही सीखे। समझो मेरे पापा ही मेरे गुरु हैं। अब शहनाई की बात है, शहनाई है रॉयल। अब शहनाई बैठ के कोई सुने तब तो आनंद आता है बजाने में, वरना जाके फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ती है बस, और क्या। आधुनिक युग ने रस्मों रिवाजों को बदल कर रख दिया है। कभी शादियों में शहनाई की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब वो गायब हो गई हैं। कभी ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत शहनाई की गूंज से होती थी, लेकिन अब वो सुनाई नहीं देती है। जी हाँ, कानपुर में एक ऐसा ही गांव है जहां पर शहनाई वादक बसे हुए हैं, लेकिन अब वो बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। दरअसल मौजूदा युग में जिस तरह से शादियों में और हर समारोह में डीजे और आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उससे ये बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। सरकारी सिस्टम और बदनवानियों से परेशान होकर अलीगढ़ के रहने वाले गजराज सिंह अपनी मर्जी से मौत का मुतालबा किया है। गजराज सिंह अलीगढ़ के तस्वीर महल में वाक़े राजा महेंद्र प्रताप पार्क में बैठे हुए हैं और इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। गजराज का कहना है कि 2 साल कबल मनरेगा मजदूर का मुतालबा करने पर इलाके के अफसरान उनसे नाराज हो गए और कुछ माह कबल उनके खेत पर हो रही बाउंड्री वॉल को तोड़वा दिया गया। जब उसकी शिकायत की गई तो उन्होंने गलती तस्लीम करते हुए यकीन दहानी कराई कि दीवार बनवा दी जाएगी, लेकिन वो चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गजराज सिंह का कहना है कि सरकारी सिस्टम में बदनवानी बढ़ रही है और ऐसे माहौल में उन्हें घुटन हो रही है, जिसके बाद वो अब अपनी मर्जी से मौत का मुतालबा कर रहे हैं। साहब मुझे न्याय मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर इन्होंने गलती से अगर तोड़ी है, जिस समय तोड़ी थी तो उन्होंने ये कह दिया था बाद में कि हमसे गलती से टूट गई, ये हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ साहब, मुझे या तो न्याय मिले या फिर मुझे इच्छा मृत्यु दे दें, क्योंकि मुझे इस भ्रष्टाचार भरे माहौल में नहीं रहना है जहाँ अधिकारियों की प्राथमिकता में मजदूर की मजदूरी तक नहीं है। एक मजदूर जब मजदूरी करता है और उसके पसीने की कमाई जब उसे नहीं मिलती, तो साहब जब इन अधिकारियों की प्राथमिकता में ये बात नहीं है, तो साहब मुझे ऐसे माहौल, ऐसे गंदे माहौल में मुझे नहीं रहना है। मैं परेशान हो चुका हूँ इनसे। लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? सिर्फ साहब यही उद्देश्य है कि मुझे न्याय मिल जाए या इच्छा मृत्यु दे दो, मुझे नहीं रहना। मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। इनने पुलिस थानों में इंसानों की गुमशुदगी दर्ज होते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन अलीगढ़ के थाने कोरासी में एक परिंदे की गुमशुदगी दर्ज हुई है। अलीगढ़ के रमेश विहार में रहने वाले एससी वारशनी ने थाने में तहरीर देकर अपने गैर मुल्की बोलने वाले तोते की गुमशुदगी दर्ज कराई है। अलीगढ़ के सर्कल ऑफिसर अनिल समानिया ने बताया कि एक तोते की गुमशुदगी की तहरीर मिली है, जिसको जीडी में इंदराज करते हुए तोते की मालूमात से मुतल्लिक पर्चे तकसीम कराए गए हैं। थाना कोरासी में डॉक्टर एससी वारस ने इन्होंने एक लिखित में अपनी कंप्लेंट दी कि उनका पालतू अफ्रीकन नस्ल का एक तोता गायब हो गया है। इस सूचना पर जीडी में इंदराज किया गया है और उसके पंपलेट बंटवा दिए गए हैं। इसकी तलाश की जा रही है। क्योंकि एक पक्षी है तोता, वो अपने आप उड़कर गया है, इसमें कोई चोरी या अन्य कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौलाना इस्माइल मेरठी की समाजी, मिली, अदबी और तालीमी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। ये मौलाना की रोशन ख्याली और ज़मीनी काविशों का ही नतीजा है कि उनके कायम करदा तालीमी इदारे आज भी तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मौलाना की शख्सियत और खिदमात के हवाले से इन इदारों में खुसूसी प्रोग्रामों का इनकाद किया जाता है और इस्माइल मेरठी को याद किया जाता है। इसी सिलसिले में आज मेरठ के इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक खुसूसी लेक्चर का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले प्रोफेसर इराक रज़ा जैदी ने इस्माइल मेरठी की उर्दू ज़बान और अदब में खिदमात के हवाले से खुतबा पेश किया और मौजूदा तालीमी निसाब में इस्माइल मेरठी की किताबों को शामिल करने का कॉलेज इंतज़ामिया से मुतालबा किया। की रूह है ज़बान की कवायद, उस कवायद से वाक़फ़ियत आज या मदरसे के लोगों को है या फिर इस्माइल मेरठी किताबें पढ़ने वालों से है। अगर उनकी किताबें आम हों तो बच्चों के 5वें का वो लेवल हो जाएगा कि वो फिर उनको अहमियत कोई परेशानी नहीं होगी। दुनिया में इतने बड़े लोग बहुत कम होते हैं जिनके इतनी क्वालिटी हों, यानी वो
तसव्वुफ़ के मैदान में भी मैंने अभी अर्ज़ किया था कि उसी मंजिल पर हैं वो। सरकारी नौकर हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ लोगों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं आज़ादी के लिए। उर्दू से ऐसी मोहब्बत के लोग सोच नहीं सकते कि निसाब किस तरीके से बन सकता है। उन्होंने वो निसाब बनाया, मैंने बताया कि मैंने वो निसाब पढ़ा है, यानी सन 60 तक उनका निसाब कम से कम राइज था, उसके बाद रहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। सन 60 तक तो मैंने उस पर काम किया है और मैंने पढ़ा है। और उस ये मेरी आज जो भी मैंने आज बात की है, मेरा ख्याल है कि उस निसाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैंने वो निसाब ना पढ़ा होता तो मेरे जहन जो है इतना कुशादा ना होता उर्दू के मामले में। हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम हम उनके यौम इस्माइल के मौके पर करते रहे हैं। कुरान ख़वानी होती थी, हवन होता था और उनकी गज़लों के प्रोग्राम होते थे, लेकिन इस साल हम गुज़िश्ता सालों की तरह से नहीं करा पाए। तो इस वक्त भी कोविड की वजह से हम नहीं करा पाए थे। तो कुछ बच्चों ने उसमें ऐसे वगैरह भी लिखे इस्माइल मिरेठी के ऊपर, और उनके जो अशार हैं उनको रंगों में ढालकर उन्होंने उनके अखलाक़ी तालीम को नुमाया करने की कोशिश की है। तो हमने सोचा कि मौजू आज पूरा दिन ही उन्हीं के नज़र कर दिया जाए, तो इस्माइल मिरेठी पर हमने लेक्चर भी कराया और उन बच्चों ने जो मेहनत की थी उसके लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कुछ अलग है, कुछ नया है। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषा। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुकेश सहनी अपने भाई को सरकारी प्रोग्राम में भेजकर बुरी तरह फंसे, मामला असेंबली में उठा। सहनी ने सीएम नीतीश के सामने पेश की वजाहत, प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी को किया तस्लीम। गोपालगंज के खजूर बानी जहरीली शराब सान्हे में सजा का ऐलान, 13 में से 9 कसूरवारों को फांसी। शराब सान्हे में 19 अफराद की हुई थी मौत। अरवल में एसपी ऑफिस के सामने खवातीन की हंगामा आराई, कत्ल केस में पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम। एसपी ने जल्द कार्रवाई की कराई यकीन दहानी। बिहार में बंद पड़ी सनतों को चालू करने के लिए बाएं बाजू की जमातों और आरजेडी का एहतजाज, आशा वर्करों की तनख्वाह
21,000 तक करने की मांग। एक प्रोग्राम में वजीर मुकेश सहनी के भाई को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला बिहार कानून साज काउंसिल में लगातार गूंज रहा है। मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने एतराफ किया कि प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वजीर मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि इस सारे मामले में उन्होंने वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार को अपनी तरफ से एक वजाहत पेश की है। हालांकि आरजेडी इसे अब भी ताकत का बेजा इस्तेमाल बता रही है। जेडीयू इस मामले से गुरेज करती नजर आ रही है। ताहम नीरज कुमार ने कहा कि मुकेश सहनी ने पूरे मामले पर सफाई दे दी है। तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भविष्य में इस चीज को ध्यान रखा जाएगा। जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, अनजाने में कुछ चीजें मैं मानता हूं कि ये चीज इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो वो हमने उनको शेयर किया कि ये सारे चीजें हैं। मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया और ये विशेष अगर चीज है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे सारी बातें। कोई भी वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं पूछा गया। इनके भाई क्या उनके साथ जो गए थे वो कौन लोग थे, कौन कौन राठौर कौन कौन लोग थे बताए। ये सब दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। ये लोग घर का सरकार मान लिए है। ये माननीय मुकेश सहनी जी ने तो विस्तार से बता दिया। तब तो ये मेरे क्षेत्राधिकार का तो मामला है नहीं, तो उन्होंने अपना मंतव्य दिया होगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? लगता है गलती हुई है वाकई में, प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ है? हमको इस संबंध में कोई अद्यतन जानकारी नहीं है। गोपालगंज के बदनाम जमाना खजूरबानी जहरीली शराब सान्हे में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। एडीजे 2 की कोर्ट ने 13 में से 9 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस दर्दनाक वाकये में शामिल 4 खवातीन को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाज़ेह है कि खजूरबानी जहरीली शराब सान्हे में 19 लोगों की मौत हुई थी। मेन एक्यूज्ड हैं, उन लोगों को फांसी की सजा और बाकी सारे लेडीज 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अर्थदंड भी सुनाया गया है? अर्थदंड नहीं सुनाया गया, अर्थदंड कुछ नहीं दिया गया है। क्या करेंगे आप लोग? हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट जहरीली शराब सान्हे के मुतासरीन आज भी उस पल को कोस रहे हैं जब शराब ने उनकी जिंदगी छीन ली। उनके खानदान वालों के हालात क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 साल पहले अमृता जब 30 साल की थी तब उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिससे उसका खानदान उजड़ गया, उससे उसके जीने का सहारा छिन गया। 16 अगस्त 2016 को खजूरबानी गांव में हुए जहरीली शराब सान्हे में पहले उसके शौहर अनिल राम की आंखों की रोशनी चली गई, फिर उसकी मौत हो गई। ले गए सरकारी अस्पताल में तो इलाज भइल, इलाज होके कहते डॉक्टर ले जा लो घर है, ले गई से घर तो आधे रास्ता में डेट कर गई। अमृता के शौहर अनिल राम राजमिस्त्री का काम करते थे। शौहर की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शौहर की मौत के साथ ही खानदान दाने दाने को मोहताज हो गया। बैंक में बाटे। बैंक में? हाँ। उससे कुछ आप लोगों को पैसा नहीं मिला? 900 रुपये ब्याज मिलेला। अच्छा, तो उसे चला पाता है खर्चा? तो अब 900 रुपये में कहाँ से चला पाऊनी खर्चा? हमारा कमर से उठल बैठल ना जाना, तो कहीं जा ही लेना घर से। पापा रिक्शा चला रहा, माई हमारे गाँव में तेल मालिश करके लिया बच्चा के खर्चा चलावेली। अनिल राम के पड़ोसी बंधुराम भी इसी शराब सान्हे के शिकार हुए। शराबबंदी के बावजूद वह खजूरबानी में शराब पीने गए, जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई। 2016 को गोपालगंज नगर थाना के खजूरबानी में जहरीली शराब कांड हुआ था और यहाँ पर 19 लोगों की मौत हो गई थी, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ऐसे में हम भी एक पीड़ित परिवार के पास पहुँचे हैं। तो बंधु जी, कैसे क्या हुआ था आज से 5 साल पहले? जी, हम गए थे दारू पीने के लिए। हम वहाँ से दारू पी के आए और घर पर सोए हैं। सुबह में उठे तो देखे हमारा आँख की रोशनी चली गई। बंधुराम सिनेमा में काम करते थे। आंखों की रोशनी जाते ही उसका रोजगार छिन गया। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया था, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। परमा महतो ठेला चलाकर घर का खर्च चलाता था। अचानक खानदान की गाड़ी खींचने की जिम्मेदारी उनकी बीवी जीतन देवी के कंधे पर आ पड़ी। और फिर डेट वही शराबे से हो गई।
तो अब हमने के दिक्कत हो गई। तो कैसे चलता है परिवार का खर्चा आप लोगों का, कैसे चल रहा है? अब केहू चलता कर्जा पैसा लेके केहू के उससे अब पैसा मिलल तो जमा हो गल 900 रुपया मिलेला, उससे थोड़े खर्च चली। नोनिया टोली में 28 साल के शशि चौहान की भी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। घर से कमाने वाला बेटा चला गया, घर में बीमार माँ बाप के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। समझ नहीं आ रहा है कि गुजारा कैसे होगा। एक ही बच्चा था, पहला कमाने वाला, गुजर जाने के बाद हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। टूट गया है आप लोग, पूरा टूटे हुए हैं हम लोग, और क्या। खास बात में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।